नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, शब्द शक्ति, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इनमें से आते हैं, चाहे कोई भी टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर हिंदी से संबंधित उसमें यानी कोई टेस्ट है तो उसमें शब्द शक्ति ज़रूर आती है। तो आज का विषय बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी रहे, तो टॉपिक बड़ा ही काम का है। अगर आज जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शब्द शक्ति। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को हम क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के अर्थ का शब्द के अर्थ का बोध कराने का व्यापार, उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में मैं कहूँ तो हम कह सकते हैं, किसी भी शब्द के अर्थ को हम जिस शक्ति के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं वही उस शब्द की शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति। अब शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। शब्द तीन प्रकार के हैं तो उनके अर्थ भी तीन होते हैं। जैसे वाचक शब्द से वाच्यार्थ होता है, लक्षक से लक्षार्थ और व्यंजक से व्यंग्यार्थ शब्द होता है। शब्द और अर्थ तीन प्रकार के हैं तो शब्द शक्तियाँ भी कितनी हो गई? तीन हो गई। अब कौन कौन सी हैं तीन शब्द शक्तियाँ? जैसे कि शब्द हमारा है वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। और उसी प्रकार से देखिए, इसमें तीन तरह के शब्द हैं, उनके अर्थ भी हैं। वाचक शब्द से वाच्यार्थ निकलता है, लक्षक शब्द से लक्षार्थ और व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ। अब वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है अभिधा शब्द शक्ति, लक्षार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है लक्षणा शब्द शक्ति, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब चलिए, ये तो हमने जान लिया कि शब्द शक्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शब्द कितने होते हैं, उनके अर्थ कितने निकलते हैं। अब इनकी डिटेल से हम अच्छे से इनका अध्ययन करने वाले हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए जी, हम शुरुआत करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। शब्द की जिस शक्ति से उस शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक अर्थ किस शब्द शक्ति से पता चलता है किसी भी शब्द का, तो अभिधा शब्द शक्ति से पता चलता है। इसको क्या क्या नाम दिया गया? प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति भी किसको कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति का ही नाम है। अभिधा में प्रयुक्त शब्द को वाचक और इसके अर्थ को वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहते हैं। अब मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की प्रतीति किससे होती है, किससे पता चलता है? अभिधा शब्द शक्ति से पता चलता है। जैसा उदाहरण देखते हैं, गाय दूध देती है, यानी कि इसका सामान्य अर्थ क्या है कि गाय क्या कर रही है? दूध देती है। तो जहाँ पर किसी भी शब्द को या वाक्य को पढ़ते ही या सुनते ही उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर हमारी कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ता है। इसमें इसको सुनते ही या देखते ही समझ में आ जाता है कि मोहन कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो सामान्य शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी वाक्य को, शब्द को सुनते ही जिसका अर्थ बिना किसी बाधा के हमारे समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। अब आगे चलकर देखते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किन किन शब्दों में किया जाता है। तो इसमें देखिए, तीन तरह के शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, उनमें से रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इन तीनों में ही हमारी कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है? अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। अब देखते हैं कैसे हैं। अभिधा शब्द शक्ति से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का बोध होता है। ये विचार किसने रखे थे? आचार्य मम्मट ने। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो या जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं बचे, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या जो मूल शब्द होते हैं, जिनको मूल शब्द हम कहते हैं, उन्हें भी रूढ़ शब्द के अंतर्गत माना जाता है। तो वो शब्द भी क्या होते हैं? उनमें भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे कि पेड़ है। अब ये रूढ़ कैसे है? जैसे मैंने इसके टुकड़े कर दिए, पे अलग कर दिया, अड़े अलग कर दिया, तो ये बन गया पेड़। दोनों के टुकड़े करने पर इन शब्दों के कोई अर्थ नहीं रहते, वो रहते हैं रूढ़ शब्द। और रूढ़ शब्दों में कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। अब नंबर 2 दूसरा है यौगिक शब्द। अब ये यौगिक शब्द कौन से रहेंगे?
यौगिक यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनके टुकड़े करने पर इनके टुकड़ों का क्या निकलता है, अर्थ बनता है। तो वहाँ पर क्या होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। और ये यौगिक शब्द किस किस से, जैसे कि किसी शब्द के अंत में प्रत्यय लगाते हैं या समास बनाते हैं तो यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि महेश है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में रेल प्लस गाड़ी, दो शब्दों का मेल है, दोनों के टुकड़े करने पर अर्थ बन रहा है, अर्थ निकलता है, तो इस तरह के शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। पाठशाला जैसे समास करते हैं, इसका विग्रह पाठ के लिए, शाला यानी कि जगह, तो ये भी हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्दों का निर्माण प्रत्यय लगाकर या समास प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरे में जो योग रूढ़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शब्द है वो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उसमें 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं, तीसरा हमारा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो यौगिक तो होते हैं और लेकिन वो किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। रूढ़ होना क्या होता है, प्रसिद्ध हो जाना, यानी कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और वो किसी अन्य के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। और योग रूढ़ शब्दों में कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। जैसे कि जलज है, लंबोदर है, नीलकंठ है, इस तरह के जो शब्द होते हैं। जैसे कि जलज का हम विग्रह करते हैं, जल में जन्म लेने वाला, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, यानी कि अब आपको दिखाई देता है कि यौगिक शब्द तो हैं, जल और प्लस ज 2 शब्दों के मेल से बने हैं, लेकिन ये तीसरे के लिए जलज किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, कमल के लिए। इसी प्रकार लंबोदर भी लंबा है उदर जिसका, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये गणेश जी के लिए है। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, ये भी किसके लिए प्रसिद्ध है, शिव जी या मोर के लिए। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और वो क्या करते हैं, किसी तीसरे के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा योग रूढ़ शब्द बनते हैं। और योग रूढ़ शब्दों में हमारी रहती है अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। या हम कहें कि बहुव्रीहि समास में भी कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। अब आगे इसमें देखिए, जब किसी पद में यमक अलंकार होता है तो वहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। कभी कभी उत्प्रेक्षा के पदों में भी उनका मुख्य अर्थ ही प्रकट होता है, अतः इस अलंकार के पदों में भी अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसमें शब्द और उसके अर्थ में कोई बाधा नहीं होती है, शब्द सुनते ही उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है बिना किसी रुकावट के, तो वहाँ पर हमारी अभिधा शब्द शक्ति होती है। अलंकार शास्त्र में अभिधा शब्द शक्ति को क्या नाम दिया गया है, अभिधा को साक्षात संकेतित कहा जाता है। अलंकार शास्त्र में अभिधा को क्या कहा जाता है, साक्षात सांकेतिक शब्द शक्ति। गद्य में अभिधा का प्रयोग होता है। गद्य रचना जितनी भी हमारी हैं, गद्य रचना जैसे कि उपन्यास, नाटक, निबंध, लेख हैं, रिपोर्टाज हैं, संस्मरण हैं, उनमें हमारी कौन सी शब्द शक्ति पाई जाती है, प्राय अभिधा शब्द शक्ति का विद्यमान वहाँ पर होती है। तो इस तरह से अभिधा शब्द शक्ति से हम परिचित हो चुके हैं। मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस शब्द शक्ति से किसी भी शब्द का अर्थ बिना किसी रुकावट के तुरंत हमारे समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर होती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। तो अंततः मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस शब्द को हम बिना किसी बाधा रुकावट के ग्रहण कर लेते हैं उसके अर्थ को, तो वहाँ पर हमारी सामान्य जो वाक्य होते हैं अभिधा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। तो चलिए दूसरी शब्द शक्ति शुरू करते हैं, जिसका नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। तो जैसे कि नाम से ही हमें महसूस हो रहा है कि लक्षणा यानी कि उस शब्द का दूसरा लक्षक अर्थ ग्रहण कर लेना। लक्षणा शब्द शक्ति जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर, यानी मुख्य अर्थ अच्छे से समझ में न आए, वहाँ पर रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ को लक्ष्य किया जाता है, अन्य अर्थ निकाल लिया जाता है, वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। तो सामान्य तौर पर अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर भी जो हमारी अभिधा शब्द शक्ति है मुख्य अर्थ प्रदान करती है, लेकिन कई बार मुख्य अर्थ को समझने में हमारी कुछ रुकावट या बाधा होती है, हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उससे मिलता जुलता, उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ या तो प्रसिद्धि के आधार पर या किसी और मतलब से उसका अर्थ निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर होती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं।
जैसे हम बोलते हैं मोहन गधा है, यहाँ गधे का लक्ष्य अर्थ निकाल लिया गया है कि वह मूर्ख है, क्योंकि मोहन तो कभी गधा हो नहीं सकता। तो गधे का लक्ष्य अर्थ उससे मिलता जुलता अर्थ क्या निकला यहाँ पर, मूर्ख। इसमें देखिए सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। जहाँ मुख्यार्थ में क्या हो, बाधा हो, वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति, और जहाँ पर मुख्यार्थ में किसी प्रकार की बाधा या रुकावट नहीं हो, अच्छे से समझ में आ जाए, वहाँ पर होती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ कोई अन्य अर्थ मान लिया जाए, वहाँ पर ग्रहण कर लिया जाए, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसमें आगे देखिए, जहाँ रूढ़ी व प्रयोजन, रूढ़ी यानी कि किसी प्रकार की प्रसिद्धि या किसी और मतलब से कोई अर्थ निकाल लिया जाता है, वहाँ पर होती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। हमारा जो अलंकार है असंगति अलंकार, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान होती है। और जो चंपू काव्य होता है, चंपू काव्य क्या होता है, जहाँ पर गद्य और पद्य दोनों रचनाएं मिश्रित रूप में लिखी जाती हैं, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। और चंपू काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है, लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान रहती है। जैसे और उदाहरण से इसका स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सिंह अखाड़े में उतर रहा है। अब देखिए अखाड़े में का कार्य, अखाड़े में जो मल्लयुद्ध करने का काम है वो शेर तो करते नहीं हैं, वहाँ पर वीर पुरुषों को उतारा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीर पुरुष के लिए रूढ़ हो गया है क्या, सिंह। सिंह यानी कि शेर की तरह वो पुरुष क्या है, बहादुर है। तो रूढ़ ये यानी कि शेर किसके लिए रूढ़ है, वीर पुरुष के लिए। आगे देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति के भेद देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। जैसे कि हमने इसके अर्थ में समझा था कि इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के आधार पर अन्य लक्ष्य अर्थ ले लिया जाता है, तो उसी के आधार पर इसके दो भेद कर दिए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब रूढ़ा लक्षणा क्या होती है, जहाँ मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ी के अनुसार लक्ष्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, कोई अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे कि उदाहरण है पंजाब वीर है। इस वाक्य में पंजाब का लक्ष्य अर्थ है पंजाब के निवासी, यानी पंजाब क्या वीर होगा, उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, वीरता का प्रतीक हैं, वीर हैं। दूसरा उदाहरण देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, मुँह पर ताला लगा लो। ताले का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई चाबी और लॉक लगा लिया हो, चाबी से इसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि चुप रहो। ताला लगाने का लक्ष्यार्थ क्या निकल कर आया, चुप रहना, खामोश रहना। उसी प्रकार महाराष्ट्र साहसी है। इसमें महाराष्ट्र का प्रतीक क्या है, महाराष्ट्र के अंतर्गत रहने वाले लोग, उसके निवासी। तो मैं आशा करती हूँ लक्षणा जो रूढ़ी लक्षणा है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के कारण, प्रयोजन किसी विशेष मतलब के कारण मुख्यार्थ को बाधित करके उससे संबंधित लक्ष्यार्थ ग्रहण कर लिया जाता है। यानी कि सामान्य शब्दों में मैं कहूँ कि जहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा आने पर, मुख्यार्थ समझ में न आने पर उससे संबंधित किसी और प्रयोजन के कारण उसका लक्ष्य अर्थ निकाल लिया जाए, तो वहाँ पर होती है प्रयोजनवती लक्षणा। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने की कोशिश करें। आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। यह हड्डियों के ढांचे के द्वारा व्यक्ति के कमज़ोर होने को बताया गया है। इसमें वक्ता का प्रयोजन क्या है कि व्यक्ति कैसा है, कमज़ोर है। तो हड्डियों का ढांचा के माध्यम से क्या दर्शाने का प्रयास किया है, इसका क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, कमज़ोर होना। भाले प्रवेश कर रहे हैं युद्ध भूमि में, भालेधारी सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। भाले प्रवेश करने का मतलब क्या है, युद्ध में भाले को धारण किए हुए सैनिक आ रहे हैं। वह स्त्री तो क्या है, गंगा है। यहाँ पर गंगा का प्रतीक क्या है, स्त्री की पवित्रता, उसकी सात्विकता। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके भी दो भेद होते हैं। अब प्रयोजनवती जो लक्षणा है उसके दो भेद कौन कौन से हैं, गौणी लक्षणा और सुधा लक्षणा। अब ये गौणी लक्षणा और सुधा लक्षणा पर देखिए कौन कौन से, इसमें क्या क्या है, इसकी क्या बताना है। इसमें गौणी लक्षणा, जहाँ गुणों की समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, यानी कि दोनों के दोनों गुण मिलते हुए। जैसे कि मुख चंद्र है, मुख चंद्र में कैसे है गौणी लक्षणा, यह मुख्यार्थ है, क्या मुख्यार्थ है, मुख चंद्रमा है। इसका मुख्य अर्थ क्या निकल रहा है, मुख चंद्रमा है।
लेकिन मुख्य अर्थ समझने से हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आया इसका, परंतु मुख्यार्थ में यह बाधा है कि मुख्य चंद्रमा कैसे हो सकता है। तब लक्ष्यार्थ यह लिया जाता है कि मुख्य चंद्रमा जैसा सुंदर है। यह अर्थ सादृश्य संबंध के कारण, दोनों में समानता क्या है, सुंदरता। तो दोनों में क्या है, गुणों की समानता के कारण ये कौन सी शब्द शक्ति हो गई, गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। अतः यहाँ गौणी लक्षणा है। जैसे मोहन शेर है, यानी कि शेर की तरह वो बहादुर है, तो दोनों में गुण है। से मोहन भी यहाँ पर वीर है और शेर तो आपको पता है वीर होता ही है, उसमें शूरवीरता विद्यमान है। तो दोनों में गुणों के आधार पर जहाँ पर भी समानता पाई जाए वहाँ पर होती है गौणी लक्षणा शब्द शक्ति। अब दूसरी देखिए, सुधा लक्षणा कहाँ होती है। सुधा लक्षणा जहाँ गुण सादृश्य को छोड़कर गुणों की समानता को न देख करके किसी अन्य आधार पर समीपता, कौन कौन से, साहचर्य, आधार आदि का संबंध के आधार पर लक्ष्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, वहाँ पर सुधा लक्षणा होती है। जैसे मेरे सिर पर क्यों बैठते हो। सिर पर बैठने का क्या मतलब है, उसकी बातों का सीधा सीधा जवाब देते रहना, उसके कहे अनुसार न करना। तो वहाँ पर समीपत संबंध के कारण यहाँ पर कौन सी है, सुधा लक्षणा है। जैसे लाल पगड़ी आ रही है, लाल पगड़ी यहाँ पर किसका प्रतीक है, सिपाही। जो सिपाही है उसने लाल पगड़ी धारण कर रखी है और वह चला हुआ आ रहा है, तो ये शास्त्रीय का संबंध है सिपाही और लाल पगड़ी का। तो ये हमारी है सुधा लक्षणा शब्द शक्ति। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो पार्ट था प्रयोजनवती में सुधा। अब गौणी लक्षणा के दो भाग हैं, दो भेद हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। अब यह सारोपा लक्षणा क्या है, जब किसी पद में उपमेय और उपमान दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए। सारोपा लक्षणा में क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों का शब्द द्वारा निर्देश करते हुए उसमें बताते हुए दोनों में अभेद बताया जाए, दोनों में कोई अंतर न रह जाता हो, वहाँ पर लक्षणा सारोपा लक्षणा होती है। अब ये उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसको उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करिए। उदाहरण हमारा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। अब इसमें देखिए यहाँ उदयगिरी रूपी मंच पर, उदयगिरी रूपी मंच पर राम रूपी रघुवीर, राम रूपी प्रातःकालीन सूर्य का उदय दिखाकर उपमेय का उपमान पर अभद्र आरोप कर लिया गया है। यानी कि उदयगिरी को मंच के साथ एक रूपता स्थापित कर दी है और श्री राम की प्रातःकालीन सूर्य के साथ एक रूपता दिखाई गई है। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। यानी कि रूपक अलंकार जो हमारा होता है उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, सारोपा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला देखिए साध्यवसाना लक्षणा। इसमें केवल उपमान का कथन होता है, इसमें केवल क्या रहता है, उपमान का कथन। लक्ष्यार्थ की प्रतीति हेतु लक्ष्यार्थ को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति के लिए उपमेय पूरी तरह से छिप जाता है, केवल उसका कथन विद्यमान रहता है, तो वहाँ पर होती है साध्यवसाना लक्षणा। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिद्दड़ भाग गए। उदाहरण को देखकर समझने का प्रयास कीजिए। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गिद्दड़ भाग गए। यहाँ शेर का तात्पर्य वीर पुरुष से है और गिद्दड़ का तात्पर्य कायरों से है। उपमेय का पूरी तरह छिपा देने के कारण यहाँ पर क्या है, साध्यवसाना लक्षणा है। उपमेय इसमें बिल्कुल क्या रहता है, छिपा रहता है, नजर नहीं आता है, सिर्फ उपमान का कथन इसमें नजर आता है, वहाँ पर होती है हमारी साध्यवसाना लक्षणा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सुधा लक्षणा। अब जो हमारी जो लक्षणा है उसमें हमने देखा था कि गौणी लक्षणा और दूसरी थी सुधा लक्षणा। गौणी लक्षणा के दो भेद थे, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। अब सुधा लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं जानते हैं। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का क्या मतलब है, जहाँ मुख्यार्थ बना रहता है और तथा लक्ष्यार्थ का बोध मुख्यार्थ के साथ ही होता है। जहाँ पर मुख्यार्थ भी निकलता हो और लक्ष्यार्थ भी देता हो वो वाक्य है, तो वहाँ पर क्या होती है, उपादान लक्षणा पाई जाती है। उदाहरण देखकर समझने का प्रयास करते हैं। सारा घर तमाशा देखने गया है। इस वाक्य में घर का अर्थ आधार आधेय भाव से घर के लोग हैं। लक्ष्यार्थ क्या है, घर के लोग।
परंतु यहाँ सुधा लक्षणा है तथा लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करने पर भी घर अपना मूल अर्थ बनाए हुए है, उसका अर्थ छूटता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपादान लक्षणा है। अब दूसरा इसमें है लक्षण लक्षणा। अगली हमारी है लक्षण लक्षणा। इसमें क्या होता है, जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते समय उसका मुख्य अर्थ पूर्णतः लुप्त हो जाता है। लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते समय मुख्य अर्थ बिल्कुल गायब हो जाए, वहाँ पर होती है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। गंगा पर गांव है, इसमें गंगा शब्द का अर्थ अर्थात मुख्य अर्थ क्या होता है, उसका बहाव, उसमें बहना। सर्वथा क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि गंगा के आसपास जो किनारे हैं वहाँ पर क्या है, गांव बसा हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 शब्द शक्तियाँ हम कर चुके हैं, अब तीसरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है व्यंजना शब्द शक्ति। अब व्यंजना शब्द शक्ति का देखिए क्या होता है, जहाँ एक वाक्य के हर व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल लेता हो। जहाँ पर कोई एक वाक्य है या एक शब्द है, उसका संदर्भ के अनुसार व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकाल ले, कई अर्थ निकलते हों, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान होती है। जैसे सूरज डूब गया, इस वाक्य का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ एक ही होने पर भी अलग अलग भावार्थ लगा लिए गए हैं के कारण यहाँ पर क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति है। उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करें। पुजारी ने कहा, अरे संध्या हो गई। तो इसमें क्या है, संध्या होने का क्या मतलब हुआ, पुजारी को लगता है कि अब संध्या हो गई है, आरती का समय हो गया है। किसान को लगता है, किसान के अर्थ में देखते हैं तो लगता है कि शाम हो गया, हमें घर जाना चाहिए। पक्षियों को लगता है कि अभी दिन ढलने वाला है, हमें अपने बच्चों को संभालने के लिए चले जाना चाहिए। इस तरह से संदर्भ के अनुसार जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते नजर आए तो वहाँ पर हमारी कौन सी होती है, व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान होती है। या मैं कहूँ कि जो श्लेष अलंकार हैं उसमें शब्द एक रहता है, अर्थ अनेक निकलते हैं, तो वहाँ हमारी कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति विद्यमान होती है। व्यंजना शब्द शक्ति की डेफिनेशन देखिए। अभिधा और लक्षणा के शांत होने पर जिस शब्द शक्ति के द्वारा व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है, कोई व्यंग्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थार्थ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होने पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें इसे धवनार्थ भी कहा जाता है। प्रश्न में आ जाता है धवनार्थ से किसे कहते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति को धवनार्थ कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्थ ध्वनित होता है, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। जैसे घंटे पर चोट करने पर जोर जोर की आवाज़ की टंकार होती है, उसके बाद उसमें से मंद मंद झंकार निकलती है जो देर तक गूंजती रहती है। उसी प्रकार इस शब्द शक्ति में भी शब्द से पहले मुख्यार्थ का बोध होता है, उसके बाद वक्ता, श्रोता और संदर्भ के भेद से अन्य अर्थ को ध्वनित होता रहता है, अन्य अर्थ निकलता रहता है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये शब्द शक्ति समझ में आ गई होगी। जहाँ पर मुख्यार्थ और व्यंग्यार्थ में लक्ष्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर जिस शब्द शक्ति का सहारा लिया जाता है, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब आगे इसमें देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अब ये शाब्दी और आर्थी व्यंजना क्या कौन कौन सी होती है, इसको देख लेते हैं। और शाब्दी और आर्थी भी 2 तरह की हैं। व्यंजन शाब्दी कौन सी होती है, शाब्दी के 2 भेद हैं, अभिधामूला शाब्दी व्यंजना, लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। अब शाब्दी व्यंजना किसको कहते हैं हम जान लेते हैं। जहाँ शब्द विशेष के कारण व्यंग्यार्थ का बोध होता है, किसी शब्द विशेष के कारण जहाँ पर व्यंग्यार्थ निकलता हुआ नजर आए, वहाँ पर होती है शाब्दी व्यंजना। और वह शब्द हटा देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। शब्द में परिवर्तन कर देने पर जहाँ पर भी व्यंग्य अर्थ निकलता नजर आए तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। और शब्द को वहाँ से हटा देने पर क्या होती है, व्यंग्यार्थ यानी समाप्त हो जाता है, वहाँ पर शाब्दी नहीं रहती। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। इसमें क्या समझाने का प्रयास किया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ वृषभानुजा हलधर के वीर शब्दों के कारण व्यंजना शब्द शक्ति है। इनके 2 अर्थ हैं, राधा और गाय। वृषभानुजा का एक अर्थ है राधा, दूसरा गाय तथा श्री कृष्ण है।
तथा दूसरा जो हलदर के वीर श्री कृष्ण और बैल। यदि वर्ष मानुजा हलदर के वीर शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर अन्य पर्यायवाची रख दिया जाए तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ से लुप्त हो जाएगी, कोई उसका वहाँ पर शब्द शक्ति रहेगी ही नहीं। अब शाब्दिक व्यंजना के भेद देखिए। अभिधा मूला शाब्दिक व्यंजना, इसमें क्या है, सोहत नाग न मद बिना तान बिना नहीं राग। यहाँ नाग और राग दोनों शब्द अनेकार्थी हैं। दोनों शब्द क्या हैं, अनेकार्थी, परंतु वियोग कारण से इनका अर्थ नियंत्रित कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर नाग का अर्थ हाथी और राग का अर्थ क्या है, रागिनी। अब यदि यहाँ नाग का पर्यायवाची भुजंग रख दिया जाए तो वहाँ पर व्यंग्यार्थ क्या हो जाएगी, व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। दूसरी क्या है, लक्षणा मूला शाब्दिक व्यंजना। इसका अर्थ देखिए क्या है, आप तो निरे वैशाख नंदन है। जहाँ किसी शब्द के लाक्षणिक अर्थ से उसके व्यंग्यार्थ पर पहुँचा जाए, लाक्षणिक अर्थ से कहाँ पर पहुँचा जाए, व्यंग्यार्थ पर, और शब्द का पर्याय रख देने से व्यंजना लुप्त हो जाए, वहाँ पर लक्षणा शाब्दिक व्यंजना होती है। दूसरी क्या है, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना को समझने का प्रयास करते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहाँ नीचे वाली पंक्ति से नारी के दो गुणों की व्यंजना होती है, उसका ममता भाव और कष्ट सहने की क्षमता। यहाँ व्यंग्यार्थ शब्द से नहीं अपितु अर्थ से प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गई, आर्थी व्यंजना। जहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द से प्रतीत होता है वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, और जहाँ पर शब्द की बजाय अर्थ से प्रतीत होता है वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, जब व्यंजना किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर के अर्थ पर आधारित होती है तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है, और शब्द पर आधारित व्यंजक अर्थ निकलता है तो वहाँ पर शाब्दिक होती है। अब तीनों शब्द शक्तियाँ हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से उसकी जानकारी हम ले चुके हैं। अब तीनों में क्या इनकी तुलनात्मक अध्ययन और करते हैं कि इसमें किस तरह से तुलनात्मक क्वेश्चन बनते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब अभिधा में इसमें केवल मुख्यार्थ व लोक प्रचलित प्रसिद्ध अर्थ का प्रकट होते हैं, और लक्षणा में इसमें शब्द के मुख्यार्थ से हटकर केवल उसी के लक्षण के आधार पर अन्य अर्थग्रहण निकलता है। और व्यंजना में मुख्य और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पर लक्षणा। यानी कि जहाँ पर किसी भी शब्द का, किसी भी वाक्य का मुख्य अर्थ या लोक में प्रसिद्ध अर्थ निकलता हुआ विधा होगी, जहाँ पर मुख्यार्थ में या वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है वहाँ पर लक्षणा होगी, और जहाँ पर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में ही कोई अर्थ समझ में नहीं आए वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अब दूसरा अंतर और देखिए, अभिधा में क्या होगा, इसका अर्थ निश्चित होता है, कोई कल्पना का वह प्रयोग नहीं होता है। और लक्षणा में इसमें अर्थ निश्चित नहीं होता, परंतु अर्थ की दिशा निश्चित होती है। अर्थार्थ लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, किसमें, लक्षणा। व्यंजना में प्रसंग के आधार पर अर्थ का स्वरूप तय होता है, कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, किसमें, व्यंजना में। आगे देखिए, अभिधा में क्या होगा, इसके लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, और लक्षणा में लक्षार्थ निकालने के लिए अभिधा शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और व्यंजना में अभिधा व लक्षणा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, लक्षणा में क्या होगा, अभिधा में इसमें पाठक व श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करता है, और लक्षणा में मुख्यार्थ से दूसरा लक्षण अनुसार और कल्पना के अनुसार अभिष्ट अर्थ तक पहुँचाया जाता है। इसमें संकेत भर होता है, बाकी समस्त अर्थ पाठक या श्रोता प्रसंग के आधार पर ग्रहण कर लेता है। अब आगे देखिए, लक्षणा, ये एक चार्ट बना दिया गया है, फ्लो चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद बताए थे, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद थे, गौणी लक्षणा, सुधा लक्षणा, और गौणी और सुधा के भी दो भेद किए गए थे। कौन कौन से हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा। और सुधा के दो भेद कौन से हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो मैं आशा करती हूँ ये जो हमारी शब्द शक्ति है, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं।
अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।